रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, इंडाइसेस की सारी प्रॉपर्टीज भी हो गई खत्म। हमें करना है इंडाइसेस के क्वेश्चन। तो देर क्यों करें, नेकी और पूछ पूछ शुरू करते हैं। तो भाइयों इंडाइसेस की सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश की है मैंने। पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑन टू योर स्क्रीन, एंजॉय। तो देखो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो काफी टफ लगा था लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम करना आसान नहीं था। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और तुमसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी थी। इट वॉज क्वाइट अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी थी उसके कारण आप लोग वैल्यूज मन से अज्यूम नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर मैं A1 डालता हूँ, B2 डालता हूँ और C3 डालता हूँ तो मेरा आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि A का क्यूब रूट प्लस B का क्यूब रूट प्लस C का क्यूब रूट विल नॉट बी जीरो। तो मुझे ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी थी जिससे इन सब का क्यूब रूट ऐड करने के बाद आंसर जीरो आ जाए। तो देखो A की वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूं 1, A का क्यूब रूट भी निकल के आएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है मेरे भाई। अगर मैं B को अज्यूम करता हूं 8, तो B का क्यूब रूट निकल कर आएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो 1 प्लस 2 होता है 3, यानी कि C मुझे कुछ ऐसा अज्यूम करना है जिससे मेरा क्यूब रूट आए -3। तो ये एक ही नंबर है, C मैं अज्यूम करूंगा -27, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। और अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूं 27 के आगे तो -3 का क्यूब होता है -27। सो -27 का क्यूब रूट भी हो जाएगा -3। अगर अब मैं A, B और C की वैल्यूज देखूं तो 1 प्लस 2 -3 आ रहा है 0, यानी कि अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B प्लस अंडर रूट C इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये था कि A, B और C की वैल्यूज आखिर अज्यूम करें तो कैसे करें। तो सिंपल याद रखना है, ऐसी वैल्यूज अज्यूम करनी है जिससे अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B प्लस अंडर रूट C 0 आ जाए। तो मैंने कौन सी वैल्यूज अज्यूम की, मैंने A को रखा 1, B को रखा 8 और C को रखा -27, जिससे मेरा आंसर आ गया 0। अब कुछ नहीं करना है, A, B और C की वैल्यूज रखना है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो अगर मैं एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखता हूं तो A की जगह रख दिया 1, B की जगह रख दिया 8 और C की जगह रखा -27 डिवाइडेड बाई 3 और पूरे की खोपड़ी पे क्यूब है। तो 1 प्लस 8 होता है 9, 9 -27 हो जाएगा -18 और -18 अगर मैं डिवाइड बाई 3 करता हूं तो वो हो जाएगा -6। तो -6 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -216। डन टन। तो ये आंसर हो जाएगा भाइयों -216। दिस विल बी द आंसर, क्योंकि मैंने A की वैल्यू रख दी है 1, B की वैल्यू रख दी है 8, C की वैल्यू रख दी है -27। जब मैंने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया -6 का क्यूब, यानी कि -216। अगर ऑप्शन में भी A और B दिए हो या फिर C दिया हो तो तुम्हें ऑप्शन में भी A, B और C की वैल्यू रखनी है, और जिस भी ऑप्शन से आंसर आता है -216 वो वाला ऑप्शन होने वाला है करेक्ट। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। खैर हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन, तो बिल्कुल जल्दी से फोड़ देना अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर। तो देखो मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि इंडाइसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो खुद, क्योंकि इंडाइसेस इज एन इजी टॉपिक। बस कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो एक स्टीरियोटाइप मेथड से ही सॉल्व होते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन था। यहाँ पे दे रखा है P ऑफ x इज इक्वल टू Q। तो P की खोपड़ी पे x Q के बराबर है, Q की खोपड़ी पे y R के बराबर है और R की खोपड़ी पे z P6 के बराबर है, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा। मैं दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। सबसे पहले स्टाइल नंबर 1, सब्सटीट्यूशन फॉलो करूं। तो Q की जगह मैं रख रहा हूं P टू द पावर x। तो P टू द पावर x और पूरे की खोपड़ी पर y इज इक्वल टू R, यानी कि P टू द पावर xy इज इक्वल टू R।
अब r की पावर z इज इक्वल टू p की पावर में 6। तो अगर मैं p एक्स वाई की खोपड़ी पर रख देता हूं z, क्योंकि r किसके बराबर है, p की खोपड़ी पर x इंटू वाई, तो p एक्स वाई की खोपड़ी पर आ गया z, ये बराबर है p6 के। तो भाइयों p एक्स वाई z इज इक्वल टू p6। तुम्हें पता है ना मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, अगर a की खोपड़ी पर b और पूरे की खोपड़ी पर c है तो वो होता है a की खोपड़ी पर b इंटू सी। तो सबसे पहले मैंने p की खोपड़ी पर x रख दिया q की जगह, तो ये हो गया p x इंटू वाई इक्वल टू आर। फिर मैंने r की जगह रख दिया p एक्स वाई, तो ये हो गया p एक्स वाई z इज इक्वल टू p की खोपड़ी पर 6। अगर बेस सेम है तो पावर्स आर कंपैरेबल, तो एक्स वाई जेड का आंसर आएगा 6 के बराबर। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6। ये है आपकी स्टाइल नंबर 1। चाहो तो तुम लोग स्टाइल नंबर 2 से भी कर सकते हो। अगर कोई थोड़ा सा एक्सट्रीम दिमाग लगाए तो उसको समझ में आएगा कि अगर मैं Q इंटू पी इंटू आर कर देता हूं, तो अगर कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो वो स्टाइल 2 से भी कर सकता है। स्टाइल 2 के लिए एक काम करो, तुम लोग सबसे पहले p की वैल्यू निकालो। p की वैल्यू हो जाएगी q की खोपड़ी पे 1/x, क्योंकि p की खोपड़ी पे x था q के बराबर, तो जो p की खोपड़ी है वो अल्टी पल्टी मार जाएगी अगर वो अपनी साइड चेंज करेगी तो p की खोपड़ी पर x इज इक्वल टू q था, तो p हो गया q की खोपड़ी पर 1/x। तो p की वैल्यू आ गई। वैसे मैं निकाल लेता हूं q की वैल्यू आ जाएगी r की खोपड़ी पर 1/y, और r की वैल्यू आएगी p की खोपड़ी पर 6/z। तो अगर मैं p इंटू क्यू इंटू आर करता हूं तो मेरे पास वैल्यूज आती हैं q की खोपड़ी पे 1/x इंटू आर की खोपड़ी पे 1/y। तो अगर कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो वो स्टाइल नंबर 2 से भी कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना था कि अगर मैं p टू द पावर x इंटू कर देता हूँ q टू द पावर y इंटू कर देता हूँ r टू द पावर z, तो ये बराबर हो जाएगा q इंटू आर इंटू p6 के। इसका मतलब है कि पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर है, बस दोनों की खोपड़ी अलग अलग है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 भाइयों, क्योंकि p के ऊपर यहां 6 है और यहां पे x है। q की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहां पे q के ऊपर कुछ भी नहीं है। y की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि q की खोपड़ी पे कुछ भी नहीं है। फिर z की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि r की खोपड़ी पर भी कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं x इंटू वाई इंटू जेड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6। दिस इज स्टाइल नंबर 2। तो तुम लोग दोनों ही मेथड कर सकते हो। स्टाइल 1 में या तो तुम लोग सब्सटीट्यूट कर लो, या फिर स्टाइल 2 में जो जो भी एक्सप्रेशन दिए सबको मल्टीप्लाई कर दो, एंड अल्टीमेटली यू विल नोटिस कि बेस सेम है तो पावर्स आर कंपैरेबल, और पावर्स को कंपेयर कर लो तो तुम्हें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएंगी। तो चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो भाइयों इस क्वेश्चन में 3 चीजें एक दूसरे के इक्वल दे रखी है और तुम्हें इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन निकालना था। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज होगी। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले इन तीनों को इक्वेट कर दो विद अ कांस्टेंट के। हमेशा ही करना है ऐसे क्वेश्चंस में। हमेशा जब ऐसा एक्सप्रेशन हो जहां पे 3 फिगर्स एक दूसरे के इक्वल टू में हो तो उसे कांस्टेंट के बराबर अज्यूम कर लेना। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 75 टू द पावर z इज इक्वल टू k। तो अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो 3 की वैल्यू आएगी k की खोपड़ी पे 1/x, क्योंकि पावर जब अपनी साइड बदलती है तो वो अल्टी पल्टी हो जाती है। सो 3 आ जाएगा k की खोपड़ी पे 1/x के बराबर, 5 आ जाएगा k की खोपड़ी पर 1/y के बराबर, और 75 आएगा k की खोपड़ी पर 1/z के बराबर। अब अगर मुझे एक्सप्रेशन बनाना है तो मुझे कोई इक्वेशन सोचनी पड़ेगी। क्या 3, 5 और 75 के बीच में कोई रिलेशनशिप है? अगर मैं लिखता हूं 3 इंटू 5 तो आता है 15, और अगर मैं 15 को वापस लिख दूं 5 टाइम्स तो मुझे मिल जाएगा 75। यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। 3 की जगह लिख दिया मैंने k टू द पावर 1/x, 5 की जगह मैंने लिख दिया k टू द पावर 2/5, 5 की जगह लिख दिया मैंने k टू द पावर 1/y, और 75 की जगह लिख दिया मैंने k टू द पावर 1/z। तो यहां पर बेस सेम है, so powers can be added. So k to the power 1/x plus 2/y is equal to k to the power 1/z. अब अगर दोनों साइड बेस सेम है तो पावर्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब है 1/x plus 2/y is equal to 1/z.
दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन था। तुम्हें 3, 5 की वैल्यूज निकालनी थी और फिर 75 और 3 और 5 के बीच में एक रिलेशनशिप बनानी थी और वैल्यूज को पुट करना था। यू विल अल्टीमेटली गेट एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन, पर ये बिल्कुल देख कर जाना बिफोर एग्जाम्स। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो चलो हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 को बिना सॉल्व किए पता चल रहा है कि इसका आंसर होने वाला है 0। तो क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली आने वाला है 1। ये एक ट्रिक है जो तुम्हें लिखना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी साइक्लिक ऑर्डर हो तो आंसर 0 और 1 ही आएगा। मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देर इज cyclical order, answer will always be 0 and 1, 0 या फिर 1, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाले। तो यहां पर देखो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, पहले ए बी था, फिर बी सी हुआ, फिर सी ए हुआ, तो ए से बी गया और फिर बी से सी गया और सी से वापस ए आया। वैसे यहाँ पे ए बी है, फिर बी सी है और फिर सी ए है। तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद वापस ए। तो जब भी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा मेरे भाई, हमेशा आंसर या तो 0 आएगा या फिर आंसर 1 आएगा। इस केस में प्लस और माइनस नहीं है। अगर प्लस और माइनस होता है जनरली एक्सप्रेशन में तो आंसर आता है 0। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो आंसर यूजुअली आता है 1। यहां पे कहीं पर भी बिटवीन द नंबर्स प्लस एंड माइनस नहीं है, भले पावर में हो फर्क नहीं पड़ता, बट बिटवीन द नंबर्स प्लस एंड माइनस नहीं है। इसका मतलब है यहां पर आंसर आने वाला है 1। तो हमेशा याद रखना, अगर एक्स वाई जेड सर्कुलर फॉर्म में दिया हो, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स, या फिर एबीसी सर्कुलर फॉर्म में दिया हो, ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी और सी के बाद वापस ए, या फिर पी क्यू आर सर्कुलर फॉर्म में दिया हो, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर और आर के बाद वापस पी, तो हमेशा आंसर आएगा या तो 0 या तो 1। चाहो तो इसको ट्रेडिशनल से सॉल्व करके वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो वेरीफाई करना एक बार सिखा देता हूं। अगर y की खोपड़ी पे a डिवाइडेड बाय y की खोपड़ी पर b है तो ये हो जाएगा y की खोपड़ी पर a माइनस बी, और पूरे की खोपड़ी पर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो पूरी खोपड़ी पर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद अंदर वाली खोपड़ी। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, अगर नीचे वाला नंबर ऊपर आता है तो उसकी पावर में नेगेटिव साइन लग जाता है। तो y की खोपड़ी पर a डिवाइडेड बाय y की खोपड़ी पर b, ये हो जाएगा y की खोपड़ी पर a माइनस बी एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ही होता था ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं y की खोपड़ी पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वैसे ही जब मैं दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगा तो वो हो जाएगा y की खोपड़ी पर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। जब मैं एक और एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगा तो वो हो जाएगा y की खोपड़ी पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। और अगर बेस सेम है तो पावर्स कैन बी एडेड। अगर a की खोपड़ी पर b है मल्टीप्लाइड बाय a की खोपड़ी पर c है तो वो होने वाला है a की खोपड़ी पर b प्लस सी। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहां पे होगा y की खोपड़ी पर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल। तो y की खोपड़ी पर अल्टीमेटली आ गया 0। और अगर y की खोपड़ी पर 0 है तो किसी भी नंबर की खोपड़ी पर कुछ भी 0 आ जाए तो आंसर होता है 1। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर भाइयों और बहनों हो जाएगा 1। तो जबरदस्त क्वेश्चन था, याद रखना साइक्लिक ऑर्डर में आंसर 0 या 1 ही आएगा। तो भाइयों हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 3 की खोपड़ी पर n प्लस 1 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 3 की खोपड़ी पर n प्लस 3 माइनस 3 की खोपड़ी पर n प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना कि 3 की खोपड़ी में n कहीं ना कहीं से कॉमन निकलने वाले हैं। इसको पहले पूरा तोड़ दो फिर धीरे धीरे सिंप्लीफाई करो। तो देखो सबसे पहले अगर 3 की खोपड़ी पर n प्लस 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की खोपड़ी पर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की खोपड़ी पर 1, क्योंकि पावर तभी प्लस होती है जब बेस सेम होता है। तो 3 की खोपड़ी पर n प्लस 1 तभी आया होगा जब 3 की पावर में n मल्टीप्लाई हुआ होगा विद 3 की पावर में 1। प्लस मैं कर देता हूं 3 की पावर में n,
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ 3 की खोपड़ी में n मल्टीप्लाई बाय 3 की खोपड़ी में 3, क्योंकि 3 की खोपड़ी में n+3 तभी आया होगा जब बेस सेम होगा। माइनस कर देता हूँ 3 की खोपड़ी में n मल्टीप्लाई बाय 3 की खोपड़ी पे 1, तो मैं न्यूमरेटर से भी 3n कॉमन निकाल सकता हूँ, डिनोमिनेटर से भी 3 की खोपड़ी पर n कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ये कॉमन निकालता हूँ तो एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब माइनस 3, तो 3n तो 3n कट गया, ये आया 4 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/6 मेरे भाइयों। तो आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ट्राई करना कि जो 3 टू द पावर n है या फिर 2 टू द पावर n है या फिर किसी भी नंबर की पावर में एक वेरिएबल दे रखा है उसको कॉमन निकालने की कोशिश करो, वो कट जाएगा तो आंसर आसान है, क्योंकि फिर सिर्फ नंबर्स बचेंगे। तो भाइयों बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो इंडाइसेस के। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, एक और क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, तब तक के लिए मैं हो जाता हूं गायब। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बेस को सेम बनाओ और पावर्स को कंपेयर कर लो, अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर मैं LHS और RHS के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करूं तो मेरा LHS हो जाएगा x की खोपड़ी पर 1 मल्टीप्लाई बाय x की खोपड़ी पर 1/3 इक्वल टू x की खोपड़ी पर 1/3 और पूरे की खोपड़ी पर x। तो अगर a की खोपड़ी पर b होता है और पूरे की खोपड़ी पर c होता है तो वो हो जाता है a की खोपड़ी पर b इंटू सी, यानी कि मेरा RHS हो जाएगा x की खोपड़ी पर x/3, क्योंकि 1/3 से x का मल्टीप्लाई हो गया। और जो मेरा LHS है उसमें बेस सेम है तो पावर्स कैन बी एडेड, पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। अब यहां पर दोनों बेसिस वापस सेम हो गए, तो इसका मतलब है 1 + 1/3 विच इज 4/3 इज इक्वल टू x/3। तो भाइयों और बहनों मेरा x आ जाएगा 4 के बराबर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इतना याद रखना था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। एक छत वाली प्रॉपर्टी लगानी थी और अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करना था। तो एक और अच्छा क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने इंडाइसेस का। फुर्ती से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी काफी सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पर भी बेस बनाना है सेम और पावर्स को करना है ऐड। तो मैं LHS को कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, y की खोपड़ी पर y इंटू वाई की खोपड़ी पर 1/2 इज इक्वल टू y की खोपड़ी पर इज इक्वल टू y इंटू वाई की खोपड़ी पर 1/2 और पूरे की खोपड़ी पर y। तो मेरा LHS ऐसे ही रहने देता हूं, y इंटू वाई की खोपड़ी पर 1/2 इज इक्वल टू y की खोपड़ी पर 1 + 1/2 यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय y। तो y की खोपड़ी पर RHS में हो गया भाइयों 3/2 इंटू वाई। मैंने कुछ नहीं किया, इस 1 को प्लस कर दिया विथ 1/2 क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स कैन बी एडेड, और 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया विथ y यूजिंग द छत वाली प्रॉपर्टी। और यहां पर मैंने LHS को एज इट इज छोड़ रखा है। अब अगर मैं नोटिस करूं तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब है y इंटू वाई की खोपड़ी पर 1/2 इज इक्वल टू 3/2y। तो अगर यहां पर भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी y की खोपड़ी पर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू वाई। इसको मैं अगर और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा y की खोपड़ी पर 3/2 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3/2। तो अगर इस y के ऊपर 1 है, कुछ भी नहीं होता जिसका उसका 1 होता ही है, तो ये हो जाएगा y की खोपड़ी पर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो मैं अगर 3/2 में से माइनस कर देता हूं 1 तो मेरे पास आता है y की खोपड़ी पर 1/2 इज इक्वल टू 3/2। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरा y हो जाएगा 9/4। तो भाइयों बहुत आसान है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, सिर्फ इतना याद रखना था कि बेस को बनाना है सेम और पावर्स को करना है कंपेयर। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने यहां पर इन दो पावर्स को प्लस किया तो ये हो गई 3/2 और इस y को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया y की खोपड़ी पर 3/2y। LHS को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। तो जब बेस सेम हो गए तो पावर्स को कंपेयर कर लिया,
पावर्स कंपेयर हुई तो y इंटू वाई की खोपड़ी पर 1/2 इज इक्वल टू 3/2y। यहां पर भी बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गई, तो y की खोपड़ी पर 3/2 इज इक्वल टू 3/2y। अब कुछ भी नहीं करना है, इस y को डिनोमिनेटर में ले जाना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ और बाकी सारी दुनिया एक तरफ। अगर y डिनोमिनेटर में चला गया तो याद करो a की खोपड़ी पर b डिवाइडेड बाय a की खोपड़ी पर c इज इक्वल टू a की खोपड़ी पर b माइनस c, यानी कि 3/2 में से माइनस हो जाएगा 1, तो y की खोपड़ी पर 1/2 इज इक्वल टू 3/2। और अगर मैं फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 9/4। जबरदस्त क्वेश्चन ऑफ इंडाइसिस। तो आज हम लोगों ने प्लेज में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे ऑफ इंडाइसिस, और ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आप इंडाइसिस के बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज मैंने हर एक वैरायटी कंसीडर करने की कोशिश करी ऑफ इंडाइसिस और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस प्लेज में कराए हैं। तो भले ही हमारा चैंपियंस वाला चार्ट भरा हुआ लग रहा है, लेकिन अभी असली विलन बाकी है जिससे बहुत सारे बच्चों को खूब सारा डर लगता है, वो है लॉगरिदम। तो इस विलन का खात्मा और नरसंहार हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।